जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल भैया, नमस्कार, स्वागत है आपका सुनील जी और अभिषेक तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्त। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कल क्लास में और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, द क्वेश्चन विच आर रिलेटिंग टू द बेसिकली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे जहां हम जो डिस्कशन आज करेंगे, और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही धमाधम वाले क्वेश्चन है जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार गौर से देखें। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ओ नो, क्या लिखा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पढ़ के सुनाओ। वाह भाई वाह, किरण जी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले नहीं समझा, नहीं। अच्छा, पिछले वाले में पीडीएफ, अच्छा पिछले वाले का पीडीएफ, पिछले वाले का पीडीएफ नहीं मिला? हाथ उठाओ भैया। अभिषेक हाथ उठाओ, हैंड रेस करो। हाँ, आप बात करो हमसे, बात करो। कह रहे हैं पीडीएफ नहीं जी मिला। सर, नहीं सर, पीडीएफ नहीं मिला अभी। अरे, पीडीएफ तो कल ही चला गया था। लेकिन सर ऐप पे शो नहीं कर रहा है। केवल आपने पिछली क्लास में जो ली थी, केवल 2 ही पीडीएफ है हिस्ट्री में। अच्छा, यस सर। ब्लंडर हो गया है। चलिए मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है और सर। जो टेक्निकल सपोर्ट में बैठा हुए हैं, जो भी सर या मैम बैठे हैं, सर बैठे होंगे, एक बार सर से मैं कंफर्मेशन चाहूंगा। सफलता टीम, टेक्निकल सपोर्ट में जो भी सर हैं, वो पीडीएफ का जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है या इट विल बी रिजॉल्व एज वेल एज पॉसिबल, वो जरूर एक बार बता दें। वो मेरे पर्सनल विंडो पर एक बार मैसेज कर देंगे कि क्या इशू आ रहा है जिस वजह से पीडीएफ नहीं मिला। ठीक है, और ये मैं एक बार देख लूंगा कि पीडीएफ आप लोगों को क्यों नहीं पहुंचा है। वैसे पीडीएफ यहाँ से जा चुका है मेरे पास से। ठीक है, कल की क्लास का कल ही देखो, डेली का डेली चला जाता है। ठीक है, तो वो कोई इशू होगा, वर्किंग ऑन पीडीएफ इशू। हाँ, कुछ इशू आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ गया है। ठीक है, तो कुछ इशू आ रहा है, तो वो ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए, उस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाएगा बहुत जल्द, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ, वो सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, अब टेक्निकल इशू तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, जो कर सकता हूँ उतने के लिए देखिए हमने आपकी बात कह दी और वो सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुलाब खिले तो सांस लो पर। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं। क्या मैंने कहा? ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं जिनका नाम है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब का मतलब एक्चुअल में जो है वो है गुलाम वंश से। किससे है भाई? गुलाम वंश। गुलाब लिख दिया मैंने खुद भी, गुलाम वंश से। जिसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो स्लेव डायनेस्टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्लेव डायनेस्टी। इसकी शुरुआत होती है 1206 से और खत्म होता है 1290 में। दूसरा है खिले। खिले का मतलब है खिलजी वंश। अगर मैं खिलजी वंश की बात करूं तो इसे खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है। ये 1290 से शुरू होकर के 1320 तक जाता है। अगला जो है इसे कहते हैं तुगलक। तुगलक वंश। तुगलक शुरू होता है, तुगलक डायनेस्टी, ये शुरू होता है 1320 से और 1414 तक जाता है, 1440। और सांस का मतलब है सैयद वंश। सैयद वंश
और जो सैयद डायनेस्टी है ये 1414 से 1451 तक थी। और लो का मतलब है लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश। लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश जो 1451 से स्टार्ट होके 1526 1526 तक जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि 1206 से 1526 तक का दौर जो है ये दिल्ली सल्तनत का दौर है। दिल्ली सल्तनत का दौर है जिसमें लगभग लगभग 320 वर्षों का इतिहास है। कितने वर्षों का इतिहास है? 320 वर्षों का इतिहास है। अब आप सभी को पता होगा, आप लोग बताइए, चलिए, जो गुलाम वंश था इसका संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। किसी ने इल्तुतमिश लिखा है। अरे देवियों और सज्जनों, यहाँ पर जो संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। मैंने प्रश्न ये नहीं किया है। मैंने प्रश्न किया है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आंसर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक था जिसका नाम क्या था बेटा? बोलो जल्दी से। खिज्र खान सैयद। और लोदी वंश का संस्थापक था जिसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था? बहलोल लोदी। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फाउंडर से तो वो आ जाता है, समय से बनता है तो वो आ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे आज और डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ भी चुका है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग बता दें मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर किसे किसे पता है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलरुखी के शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखा करता था? जल्दी से बताइए। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी? जल्दी से बताएं। अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बढ़िया, कई लोग आंसर दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। क्या बात है। हमेशा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, सिकंदर सिकंदर लोदी जो था इसका चाइल्डहुड नेम जो था वो निजाम खां था। निजाम खान, ठीक है। और जब ये गद्दी पर बैठा, दैट वाज द टाइम ऑफ 1489, अपने पिता की मृत्यु के बाद। और पिता का नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। तो इसने पर्सियन लैंग्वेज में पर्सियन लैंग्वेज में या फारसी भाषा में गुलरुखी के टाइटल से, किसके टाइटल से? गुलरुखी के टाइटल से या इसके शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी थी। इसमें लिखी थी, फारसी में कविताएं लिखी थी। याद रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? झमाझम जल्दी से बताओ। अलाउद्दीन खिलजी के पास मारा पीटी के अलावा कोई काम नहीं था, उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। तो सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर। बाबर ने जरूर अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो जुक ए बाबरी।
मेरी बात को सुनिएगा। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजो के बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? टर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। बोलो जल्दी से, टर्की लैंग्वेज में या तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अब कहते हैं जब इसका आगे चल करके ट्रांसलेशन हुआ, जब इसका आगे चल करके ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में, तो इसे एक नाम दिया गया पुस्तक को, और वो पुस्तक कहलाई बाबरनामा। पुस्तक क्या कहलाई? बाबरनामा। अब आप कहोगे ट्रांसलेशन किसने किया था? ट्रांसलेशन किया था अब्दुर रहीम खाने खाना ने। क्या नाम था? अब्दुर रहीम खान खाना के द्वारा ट्रांसलेशन किया गया था। जल्दी से बताएं, इतनी बात सभी को क्लियर की नहीं? कलर चेंज कर के व्हाइट कर दो। अच्छा, व्हाइट कर लिया जाए, चलो लो व्हाइट कर देते हैं। बस हैप्पी। अब्दुर रहीम खान खाना, ओके डन। तो आंसर पता चल गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने एक बहुत बेहतर काम किया था, मैं आपको बता देता हूं। दीवान ए रियासत, ये एक डिपार्टमेंट इसने बनाया था, जो कि एक कॉमर्स विभाग था, वाणिज्य विभाग था, जिसके माध्यम से इसने मार्केट को कंट्रोल किया था। किसे कंट्रोल किया था? मार्केट को कंट्रोल किया था। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ वहिंद फॉट। जो बैटल ऑफ वहिंद हुआ, क्या मैंने शब्द बोला? बैटल ऑफ वहिंद कब लड़ा गया था, ये आप सभी को बताना होगा। बैटल ऑफ वहिंद कब लड़ा गया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बैटल ऑफ वहिंद, बहुत बढ़िया। यहाँ आंसर भी कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आंसर ऑप्शन में नहीं है। हाँ, क्योंकि बैटल ऑफ वहिंद 2 बार हुआ है, कुछ कुछ समय को डिफरेंसेस में। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं आप सभी से, तो सबसे पहली बार जो बैटल ऑफ वहिंद हुआ था वो 17 नवंबर 1001 में हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1001 में हुआ था। ये लड़ा किसके बीच गया था? महमूद गजनबी, क्या शब्द मैंने बोला? गजनबी, गजनबी, महमूद गजनबी, ठीक है। और किसके बीच? जयपाल के बीच। किसके बीच बेटा? जयपाल के बीच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप जो करोगे वो 1001 करोगे। हालांकि दोबारा जो हुआ था वो 1008 और 9 में हुआ था। कब हुआ था? 1008 और 9 में हुआ था, लेकिन उसका जिक्र बहुत कम मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये 27 नवंबर ही लिखा है भैया। 27 नवंबर 1001 को एग्जैक्ट लड़ा गया था। इसी को एक नाम दिया गया था बैटल ऑफ पेशावर। इसको बाद में क्या नाम दिया गया था? बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में वह हिंद ना लिखा हो तो क्या लिखेगा? बैटल ऑफ पेशावर। महमूद गजनबी और जयपाल के बीच, जो कि बिल्कुल सिंध के राजा हुआ करते थे। ठीक, पवन शर्मा जी, मुद्दा क्लियर भैया? हाँ, 2 बातें ध्यान रखिए, बैटल ऑफ वहिंद को ही बैटल ऑफ पेशावर कहते हैं। ये 1001 में पहली बार लड़ा गया था, जो बहुत भीषण तरीके से लड़ा गया था।
और जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आंसर भी आप लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। देखिए अरब की बात कर रहा है, ये आपसे टर्किश की बात नहीं कर रहा है। अगर ये तुर्की कहता तो आप एक बार आंसर क्या करते, महमूद गजनवी करते। लेकिन ये अरब कह रहा है और अरब का जो निवासी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अटैक किया था सिंध पर, जहां का राजा था दाहिर, और दाहिर को हरा दिया था, इसको हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। बोलो, हराने के बाद इसने सिंध पर अधिकार कर लिया था। और सुन लीजिए बहुत गौर से, यही जो 712 में युद्ध हुआ, इसी युद्ध का नाम है बैटल ऑफ रावोर। बैटल ऑफ रावोर, रावोर का युद्ध क्या बोलते हैं, रावोर का युद्ध कहते हैं। कब हुआ, 712 में। किसके बीच हुआ, बोलो जल्दी से। मोहम्मद बिन कासिम MBQ एंड बोलो दाहिर के बीच। दाहिर के बीच कौन हारा, दाहिर वॉज डिफीटेड। अब जब इसने सिंध पर अधिकार कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इसने सबसे पहले, ये वो पहला राजा है जिसने भारत में सबसे पहले जजिया नामक कर लगाया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो जजिया नामक टैक्स लगाया गया था वो किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बता दो। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। जल्दी से बताओ, इतना अगर मुद्दा क्लियर हो तो एक बार यस कर दो सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गोरी की बात करते हैं। देखिए गोरी ने जो युद्ध लड़े थे उनमें 4 युद्ध बहुत फेमस थे, ध्यान रखिएगा। क्या मैंने शब्द बोला, गोरी ने जो युद्ध लड़े 4 युद्ध बहुत फेमस थे। पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, दूसरा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तीसरा बैटल ऑफ चंदावार, और चौथा मेरे प्यारे भाइयों बैटल ऑफ गुजरात। अब आप कहोगे सर ये कब कब लड़े गए, अगर ये भी पता चल जाता तो अच्छा रहता। तो देखो बैटल ऑफ गुजरात 1178 में लड़ा गया, ठीक है, जिसमें गोरी हार गया और मूल राज सेकंड जीत गए जो कि गुजरात के शासक थे। 1191 ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है, ये पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ। गोरी फिर हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ये है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और वो मारे गए। और 1194 ये है बैटल ऑफ चंदावार। क्या है, बैटल ऑफ चंदावार, ध्यान रखिएगा। क्या है मेरे प्यारे साथी, बैटल ऑफ चंदावार। ये जो हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं बैटल ऑफ चंदावार की, तो 1194 में जो जयचंद्र और गोरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद्र को गोरी ने हरा दिया, मतलब जयचंद्र वॉज डिफीटेड इन द चंदावार और इसकी हत्या। बोलो बात सभी को याद रहेगी कि नहीं, इतनी बात जल्दी से बता दो। सभी को डन डना डन डन है, जल्दी से बताओ, बोलो भाई। चलें आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं, ये रहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अलबरूनी किसके दरबार का विद्वान था। क्या बोला गया है, निम्न पृथ्वीराज चौहान वॉज कूल पर्सन सो ही किल्ड बाय गोरी। मैं ये कूल और कूल की नहीं बात करूंगा, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ में धोखा हुआ था जो कि जयचंद्र ने किया था। ठीक है, जयचंद्र ने विश्वासघात किया, उसी का परिणाम हुआ कि पृथ्वीराज हार गए।
और पहले के समय में जो भी हिंदू राजा थे वो एक दूसरे को ही मारने और नीचा दिखाने पर उतारू थे, नहीं तो दूसरे देश से आकर के कोई मार के चला जाता भारत से, ऐसा बहुत ही नामुमकिन था। लेकिन आप समझदार हैं, देश है, हर एक व्यक्ति अपना आगे बढ़ने का प्रयास करता है, किस तरीके से बढ़ेंगे ये अलग मुद्दा है। बोलो क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बताओ, यस और नो। अब यहाँ कह रहा है अलबरूनी किसके दरबार का विद्वान था, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। तो व्हाट इज द राइट एंड झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अलबरूनी किसके दरबार में था, फिर यहीं पर आप क्वेश्चन बताएंगे अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, ये भी आप सभी को बताना होगा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, ये भी आपको बताना है क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर आप सभी को बताना होगा बोलो भाई। बोलो जल्दी से, आंसर तो आ गए बहुत सारे, बहुत भाई क्या बात है। ओके डन। देखो अलबरूनी जो है ये विद्वान है, इसका पूरा नाम है अबू रेहान मुहम्मद मोहम्मद अलबरूनी, ये इसका पूरा नाम था। ये महमूद गजनबी के दरबार का विद्वान था। महमूद गजनबी के दरबार में कुल मिला के 4 विद्वान थे, 4 स्कॉलर थे। कितने स्कॉलर थे? 4 स्कॉलर थे। और इन 4 स्कॉलर्स की अगर मैं बात करता हूं तो कहा जाता है इनका नाम था फूफा। क्या नाम था? फूफा। पंजीरी खाई है? सत्यनारायण भगवान की पंजीरी खाई है? तो पहले एफ का मतलब है फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी। लिखते भी रहिएगा फिरदौसी। ऊ का मतलब है कुतुबी, और फिर फी का एफ का मतलब है फारूकी, और ए का मतलब है अल बरूनी। बात समझ में आ गई? कौन सा बरूनी भैया? अल बरूनी। तो कुल मिला के 4 वो विद्वान थे जिन्हें फूफा के नाम से जाना जाता है। ठीक। अकबर के दरबार में तो नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? नवरत्न। कौन कौन थे? बात बात में एमडीएच। एमडीएच मसाला तो खाया ही होगा, खाया नहीं खाया? एमडीएच मसाले वाले दादाजी निपट भी गए। नाम सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए। बी का मतलब है बीरबल, ए का मतलब है अब्दुल रहीम खान खाना, टी का मतलब है तानसेन, इस बी का मतलब है भगवान दास, ए का मतलब है अबुल फजल, टी का मतलब है तानसेन, एम का मतलब है मान सिंह, इस एम का मतलब है मुल्ला दो प्याजा। क्या मतलब है? मुल्ला दो प्याजा। इस एम और डी का मतलब है मुल्ला दो प्याजा, एक ही नाम है मुल्ला फिर दो प्याजा। और एच का मतलब है हकीम हुकाम। क्या मतलब है भैया? हकीम हुकाम। मैं रिकॉल कर रहा हूं, सुनिएगा। बी का मतलब बीरबल, ए का मतलब अब्दुल रहीम खान खाना, टी का मतलब तानसेन, अगले बी का मतलब भगवान दास, अगले ए का मतलब अबुल फजल, अगले टी का मतलब तोडरमल, अगले एम का मतलब मान सिंह, और लास्ट में एम और डी का मतलब क्या है? मुल्ला दो प्याजा, और एच का मतलब हकीम हुकाम। मुद्दा खत्म। जल्दी से बताओ। अच्छा
कोई कह रहा है ग्रेट नेम, तुम्हारा नाम यही रखा जाए क्या? चलो अब मेरी बात सुनो। बलवन 2 विभाग लाया था। बलवन के 2 विभाग थे जो इसने एस्टैब्लिश किए थे, दीवान आरिज और दूसरा था दीवान बंदगान, सॉरी दीवान आरिज और दीवान बरीद। बंदगान तो फिरोज शाह तुगलक लाए था। ये एक सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल आर्मी क्या है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। दूसरा जो है ये इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्या है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ठीक। तो ये 2 वो डिपार्टमेंट थे जो स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। और बलवन का ही वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। कौन सा दीन है ये? बोलो बोलो। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो बहुत डेंजर था, इसने अपने पिता को ही मार दिया था। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं अभिषेक जी, इसने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। हाँ आप कहना का चाहें तो कह सकते हो। सिजदा गाना सुना है? सजदा किया है लाखों दुआएं पाई, सिजदा व पैबोस प्रथा। बोलो, इस तरीके से सिजदा किया जाता है। आला, ठीक है। और पैबोस जो होता था उस टाइम पे, वो सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता था, उसे पैबोस कहते थे। ये अपने दरबार में हंसी मजाक बहुत कम करता, कम क्या करता ही नहीं था। जिसके रेस्पेक्ट में इसने उपाधि ली थी, जिल्ले इलाही। देखो बातें तो बहुत सारी हैं, जिल्ले इलाही याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिबिंब कहा जाता है। चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक का संबंध गुलाम वंश से था? यही सवाल है ना? बिल्कुल था, जल्दी से बताओ किसका संबंध गुलाम वंश से था? जल्दी से बताओ, बहुत तेजी से। और आप सभी का एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है, इसकी बहुत खुशी मनाइए। इसमें तो मजा आ गया। अच्छा ऐसा इसमें क्या था जी, तो मजा आ गया? बोलो जल्दी से। मजा बहुत लेते हो, सजा भी मिल जाएगी। देखो भाई, गुलाम वंश से संबंधित तो पहला ही आदमी मिल गया, ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। बोलो हाँ या नो? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। बोलो यस और नो? ध्यान रखिएगा, इसने दो दो नहीं 3 उपाधियां ली थी। पहली उपाधि सिपा सिपह सलार, दूसरी उपाधि मलिक, तीसरी उपाधि लाख बख्श, लाख बख्श, चौथी उपाधि कुरान खवन, कुरान खवन या कुरान खां लिख लीजिए, ठीक है। ये वो 4 टाइटल जो लिए थे। ये तो इसने सेनापति जब था तब लिए थे, जब ये गोरी का सेनापति था। ये तब लिए थे जब ये स्वयं राजा बन गया था, सुल्तान बन गया था, दोनों ही, ठीक है। क्योंकि ये एक दिन में लाखों का दान करता था, और इसके समय लाख बख्श जो टाइटल था ये कॉमन टाइटल था, कोई भी ले सकता था, ठीक है। जो व्यक्ति लाखों का दान करेगा एक दिन में, वो कोई भी व्यक्ति होगा, वो लाख बख्श की उपाधि ले सकता था। लेकिन कुरान खान की उपाधि इसे इसलिए दी जाती है कि ये कुरान का बहुत सुरीला पाठ करता था, कुरान का बहुत सुरीला, सुरीला समझते हैं ना, करता था। देखो सुरीला का मतलब एक लय होती है ना, लय जानते हो कि नहीं? जैसे अब रामायण पढ़ते हैं लोग, रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उनकी एक लय बनी हुई है। अब आपसे कह दूं मैं कि पढ़ दो, तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छा पढ़ दें, हो सकता है कुछ ऐसा पढ़े जैसे लग रहा है ओलम पढ़ रहे हैं, तो ये अलग रहता है, ठीक है। वैसे पंडित जी लोग ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं,
ऐसा मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। सिपह सलार, सिपह सलार, ठीक है। और ये है मलिक, ये है लाख बख्श, ये है कुरान खान। He was slave, so he believed in Allah. Then he became sweet. अरे बाप रे बाप, तुम इतनी अंग्रेजी कब से लिखने लगे जी? हाँ चलो, बेटा ये सिपह सलार है, सिपह सलार, ये मलिक है, ये लाख बख्श, ये कुरान खान, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनिएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय कई सारे विभाग आए थे, जैसे पहला दीवान ए बंदगान, बंदगान। दूसरा दीवान ए इस्तिहाक। तीसरा दीवान ए, तीसरा कौन सा था? दीवान ए खैरात। चौथा कौन सा था? बोलो बोलो। दफ्तर, दफ्तर ए रोजगार। पांचवा बता दो। दार उल सफा। ये वो 5 डिपार्टमेंट है जो बनाए थे, सुन लीजिए। ये गुलामों की देखभाल के लिए था। ये पेंशन विभाग है, पेंशन डिपार्टमेंट। ये स्लेव डिपार्टमेंट है, उनकी देखभाल के लिए। ये दान विभाग है, दान जानते हो ना, यू नो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये दान डिपार्टमेंट है। ये है मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जहां से लोगों को मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है। दार उल सफा, दारुल सफा क्या होता है? ये फ्री का हॉस्पिटल है, फ्री का हॉस्पिटल या फ्री हॉस्पिटल। 1 रुपया का पर्चा और 50 रुपए की दवाई। डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना कोई तो कंपाउंडर लगा जाएगा, ऐसा हॉस्पिटल को कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल। ये बनाए थे किसने भैया? फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? शर्माओ नहीं, बताओ भाई जल्दी से। चलें आगे। देखो आपको मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न बता देता हूँ, बहुत सारे प्रश्न। अब आप कितना ग्रैब कर पा रहे हैं ये फिर आपके ऊपर भी निर्भर होगा, ठीक है। और बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ डिले जरूर हो रहा है, पर वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। और इससे अच्छा एक और भी ऑप्शन है, जब मैं लिख लेता हूँ तो इतना समय देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो पीडीएफ जब मिलेगा तब मिलेगा। ऐसा कौन सा कंफ्यूजन है जी इसमें? तो बड़ा आसान हमने बताया है। देखिए नाम है, अब नाम तो मैं बदल नहीं सकता। हाँ नेशनल मूवमेंट भी करवा देंगे, परेशान मत होइए, सब मिक्स हो रहा है। मिक्स इसलिए हो रहा है आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आप नींद पूरी लीजिए, सब मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ टेंशन नहीं लो। देखिए होता है, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो नींद सब मिक्स होता नजर आएगा। जब एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो आपसे मैं कहूँगा जो भी बच्चे हैं, कम से कम 8 घंटे तो सोइए ही सोइए, न पता चला कि एग्जाम देने के वही नींद मार रहे, झोंका आ रहा है। वैसे मुझे भी नींद बहुत आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर आप लोगों को अभी थोड़ी सी नियंत्रण रखना होगा, क्या करो, एग्जाम होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी और ये सभी। जल्दी से बता दो व्हाट इज द राइट आंसर। देखो एक लड़का क्या लिख रहा है, ये लग रहा है तुम टूटी उंगली वाले ही हो क्या? है लिख रहा है आई वॉज स्लीपिंग इन द प्रीवियस क्लास सो आई फील फ्रेश। मतलब पिछली क्लास में तुम सो गए थे, अब तुम मेरी क्लास में फील फ्रेश। वाह भाई वाह, क्या बात है। सभी लोग। हाँ यशवीर, तुम तो नहीं सोते हो, पहली क्लास में सो जाओ, मेरी क्लास में जागो। बताओ जल्दी से। देखिए खलीफा क्या होता है, अरे बाप रे बाप। खलीफा का मतलब होता है लुकलाई का राजा, लुकलाई का किंग। और ये लिया था महमूद गजनबी ने। अभी नाम मैं बोलूंगा ना तो आपको डर लगेगा, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह। ये वो नाम है जो किताब अगर आगे रख के पढ़ाओगे ना तो भी नहीं बोल पाओगे जल्दी, अगर आपको पता नहीं है तो नहीं बोल पाओगे। मिल्लाह, ये वो नाम है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ मुद्दा क्लियर की नहीं। और ये कहां से ली थी? बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से। देखो याद करो, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें जो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें यही तो था। तुर्की में जो खलीफा के पोस्ट हुआ करते थे ना, डिक्लाइन कर दिया गया था। डिक्लाइन मतलब डेमोलिश कर दिया गया था। तो जो खलीफा के पद हुआ करते थे उन्हें हटा दिया गया था, जिस वजह से ही भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो करेक्ट आंसर सभी को पता चल गया। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। अच्छा अब मेरी बात को सुनिएगा बड़े गौर से और ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं, इल्तुतमिश वही व्यक्ति है जिसने जिसने एक क्वाइन इशू किया था, जिसे हम कहते हैं प्योर अरेबिक क्वाइन। क्या बोलते हैं? प्योर अरेबिक क्वाइन। अगर मैं प्योर अरेबिक क्वाइंस की बात करूं, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, प्योर अरेबिक क्वाइंस इशू किए थे किसने बेटा? बोलो जल्दी से। इल्तुतमिश ने। और जब इसने जारी किए, इल्तुतमिश, जब इसने प्योर अरेबिक क्वाइन जारी किए तो दो नाम थे उनके। एक को कहते थे टंका, दैट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। दूसरा था जीतल, मेड अप ऑफ कॉपर। ये कॉपर क्वाइन है और ये सिल्वर क्वाइन है। बोलो जल्दी से, मुद्दा खत्म, जल्दी से बताएं। बोलो भाई। ठीक है, आगे सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, कौन बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट लाया था, दीवान ए मुस्तक राज। क्या नाम था? दीवान ए मुस्तक राज। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा करप्शन थे, बहुत ज्यादा करप्शन।
और उन करप्शंस को रोकने के लिए इसने राजस्व व्यवस्था में, रेवेन्यू सिस्टम में या राजस्व व्यवस्था में इस विभाग को बनाया था जिसे दीवान मुस्तक राज कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए दीवान मुस्तक राज का संबंध किससे है, तो राजस्व व्यवस्था से, या कहेंगे तो कंट्रोल द करप्शन इन रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था में करप्शन को या घूसखोरी को रोकने के लिए इसे लाया गया था। बात क्लियर। इसने एक और काम किया था, दाग और हुलिया, दाग एवं हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा। तो दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत भी औरंगजेब ने की थी, जो अपनी सेना के लिए की थी। अगला आ जाइए, निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बताइए, हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? शालिनी त्रिपाठी। बताते रहे बेटा आंसर, बहुत बढ़िया। त्रिशूल आंसर कर रहे हैं कि त्रिशूल कौन, क्या नाम है बेटिया? आंसर देती हो, आंसर देते रहो सभी लोग। बहलोल लोधी कौन था, ये देख लो। बहलोल लोधी था भाई, कौन था ये हम बताएंगे। बहलोल लोधी अलाउद्दीन आलम शाह का सेनापति था, जो कि सैयद वंश के टाइम पर था। और ये एक अफगानी व्यक्ति है, ये एक अफगानी व्यक्ति है जिसने दिल्ली सल्तनत पर पहले अफगान वंश की नींव रखी, पहले अफगान वंश की नींव रखी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हुआ। कौन हुआ? बहलोल लोधी। लोधी वंश में 3 ही नाम आते हैं, ओनली 3 नेम। कौन कौन? बहलोल लोधी, इनका बेटवा सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का बेटवा जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। और ये पूरा वंश जो रहा लोधी वंश, ये शुरू हुआ था 1451 से और खत्म हो गया 1526। मोटा मोटा 76 ईयर का बना, 75 टू 76 ईयर्स का चला। मुद्दा क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे आ जाइए, ये करके दिखाओ तो जाने, जल्दी से करो। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में किस सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी से बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। What is the right and झमाझम answer of the question? Tell me guys fast. We receive multiple option from your side guys. बहुत बढ़िया। जिसने आंसर नंबर बी दिया है वो सब सही है, और जिसने और कुछ दिया है वो सब गड़बड़ है। एकदम ढक्कने रहोगे क्या जी? हैं सब गलत सलत आंसर दे रहे हो हैं। 4 दिन बाद पेपर है, कैसे काम चलेगा? मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लाया था। इसने अपने दरबार में 3 पद बनाए थे, बरीद, समझ रहे हैं ना, सहनाई मंडी और मुमहियान, जिनके माध्यम से यह बाजार को कंट्रोल करता था। शेरशाह सूरी के समय तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, प्रशासनिक सुधार, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रशासनिक सुधार हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मुद्दा क्लियर? यही वो शेरशाह सूरी है जिसने जीटी रोड बनवाया था। हमें बता दो जीटी रोड कहां से कहां तक बना है? कोलकाता के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक।
कहां तक बना है? कलकत्ता के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक जीटी रोड बना है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। मुद्दा खत्म। एक और क्वेश्चन बता दीजिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अस्त्र को चलाते हुई थी? किस अस्त्र और शस्त्र को चलाते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो बोलो। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे साथियों, वो उक्का उक्का नाम का एक अस्त्र था, वो चलाते हुए। मुद्दा खत्म, बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया, कलिंजर का किला, हाँ बांदा के पास पड़ता है, बांदा में ही है। ठीक है, आगे आ जाइए। बहुत जबरदस्त। मोहम्मद बिन तुगलक जो लाए थे, ये एक डिपार्टमेंट लाए थे, दैट इज नोन एज दीवान कोही। दीवान कोही। और इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड अमीर ए कोही। अमीर ए कोही। और ये जो डिपार्टमेंट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर विभाग, या ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चले आगे चला जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम या दास व राजवंश से संबंधित है? बोलो भाई, गुलाम या दास वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, अकबर, अलाउद्दीन, सभी सही। ये सवाल तो सभी लोग आंसर दे लेंगे सही। अगर ये भी धोखा तो फिर तो सब धोखा हो जाएगा। इजी है, लो। अच्छा जो टफ आता है वो हमसे कह देते हो करो, और इजी कह रहे हो इजी है, हाँ? बहुत बढ़िया। ए इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, स्लेव और आगे चल करके सन इन लॉ बना था। क्या बना था? सन इन लॉ बना था। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। ठीक, क्या बना था प्यारे साथियों? सन इन लॉ। और यही वो व्यक्ति है जिसने अपने साले की हत्या कर दी थी। साले का नाम क्या था? आराम शाह। आराम शाह की हत्या कर दी थी और गद्दी पर बैठ गया था 1211 में, और इसकी मृत्यु 1236 में हो गई थी। बहुत मार पड़ेगी काजी साहब। ऐसी खराब फीलिंग कैसे आती है मन में? जल्दी से बताओ। ऐसे खराब फीलिंग क्यों आती है? बताओ आप, हाथ उठाओ पहले जल्दी से। अरे काजी साहब कहाँ गए हमारे? काजी सनौल करके नाम है उनका। आई फाइंड इट। कह रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे एग्जाम में। ऐसी गंदी फीलिंग क्यों आती है भाई? क्यों फेल हो जाओगे? अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर बोलिए। कह रहे हैं तुम इतना घबरा क्यों रहे हो बाबू? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ आप लोग मतलब इतना लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ा चुके हैं, फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा, फिर से रिवाइज नहीं कर पाएंगे इतना। और दिन सब रात एक कर दो, सो नहीं। अभी ना कहना अभी आपने कहा 8 घंटे सो। सो नहीं 20 तारीख तक, ठीक है? बहुत 19 लंबा तारीख सर, तक बहुत पढ़ लो। बहुत तो पढ़ा दिए सर, बहुत पढ़ा। यूट्यूब पे दिन भर क्लास चलती है, इधर भी चलती रहती, कौन क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आता। देखो जितना आपने पढ़ा है सही से उसको रिवाइज करो। देखो पहले बात को समझो। रिवाइज सब जब टाइम मिलेगा ना, इधर से टाइम मिलेगा, यूट्यूब उधर से टाइम मिलेगा, तब आदमी रिवाइज करेगा ना। ये बात तो क्लास आपकी सही है। रोज लेकिन नया पढ़ रिवीजन रहे का भी हैं। टाइम चाहिए। रात में सोते सोते एक बार देख लिया करो पन्ने पलट के।
ठीक है। कंपटीशन इतना टफ है आज के टाइम में यूपी में सर। अभी एक बार अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी खसक गया तो दोबारा आएगा तो 50 लाख में वो करेगा, फाइट करेगा। अभी 20 लाख में कर रहा है, अगर इस बार फेल हुआ तो अगली बार तो 40-50 हजार में फाइट करेगा। नहीं नहीं, टेंशन मत लो। सबसे पहले आप ये बात समझो, मैं आपको बताता हूँ। आपको टेंशन ये है कि सिलेबस इतना है, पढ़ तो बहुत लिया है, रिवाइज कैसे हो। मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं। सुबह 5 बजे तो क्लास नहीं होती है, ठीक है। दिन भर आप पढ़ते हो, रात में आराम से सो जाया करो 11-12 बजे तक, ठीक है। 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। सुबह 6 बजे उठने के बाद 9 बजे तक तो कोई क्लास नहीं होती। 9 बजे तक आपने जो पढ़ा है वो 3 घंटे के अंदर अंदर एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो। देखो, रिवाइज करने का मतलब ये है कि सिर्फ आप पन्ने पलट पाओगे, आंसर देख पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है, चीजें पढ़ ली हैं, तो आप इसे कर पाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। देखिए, जो आपके बूस्टर बैचेस होते हैं या जो क्रैकर्स बैचेस होते हैं, उसमें मेन टारगेट होता है कि हम आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाते हैं और विभिन्न तरीके की प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, करंट अफेयर जो भी आएगा वो 6 महीने का आएगा और अभी वर्तमान का नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि 2 महीने में फॉर्म निकाल के, फॉर्म भर के और एग्जाम करवा लिए, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं क्या कि जो करंट अफेयर होगा वो इस महीने का आएगा? बिल्कुल नहीं नहीं आएगा। सर, ये बात तो आपकी सही है। आप क्या पहले है, बात को समझिए। आप जनवरी से लेके आप मई तक का, सिर्फ मई तक का, जून भी छोड़ दीजिए, मई तक का सही तरीके से करंट अफेयर जो 6 महीने का है, वो कोई मैगजीन लेकर के एक बार रिवाइज कर लीजिए। बात समझ रहे हैं मेरी? जी दैट इज बेस्ट थिंग फॉर यू। यस सर यस। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए। घबराइए नहीं, घबराओगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचोगे अब कैसे करें कैसे करें, तो घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, सिंपल सी बात है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो 20 लाख लोग हैं, ठीक है, जो 20 लाख लोग हैं, उन 20 लाख में कंपटीशन जो है वो गिनती के 4 ही लाख का है। कितने लाख का? 4 लाख का। 4 लाख। क्योंकि कुछ तो 10वीं पास वाले हैं, कुछ 12वीं पास वाले हैं, जो नए नए पास हुए हैं। नए पास हुए कैसे? चलो फॉर्म भर देंगे, हाँ चलो भर दो यार, घूमे आएंगे चल करके, पेपर देने जाएंगे घूम ही आएंगे चल के। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो 20 या 22 लाख में आपको कंपटीशन नहीं है, आपको कंपटीशन गिनती के 4 लाख लोग हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और विश्वास नहीं तो फिर आप देख लेना कितने लोग नहीं फॉर्म सर सही, छोड़ेंगे भी, ठीक है। आपकी बात सही है तो सर। हर एग्जाम में भीड़ होती है, कंपटीशन। अगर आप एक कॉम्पिटिटर हैं तो आप 20 लाख या 50 लाख में कॉम्पिटिटर नहीं है, आप 2-4 लाख में कॉम्पिटिटर हैं। जी जी आपको सही अपनी बात। सीट रिजर्व करनी है, कैसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जी सर। रिवीजन का एक वो बनाइए, सुबह 6 बजे उठिए, रात को 11 बजे सो जाइए, ठीक है। दिमाग फ्रेश रहेगा तभी दिन भर पढ़ पाओगे, अन्यथा पढ़ भी नहीं, झोंके मारोगे बीच बीच में। देखो, सभी मारते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस जगह हूंगा तो मैं भी मारता हूँ। मैं मारता क्या, मतलब सो भी जाता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। बॉडी है, संडे भी चलेगा, मंडे भी चलेगा, सब पूरे दिन पढ़ाते रहोगे तो भाई एक बार, 2 बार, 3 बार, महीनों से अगर ये चल रहा होगा कार्यक्रम, तो कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे? कहीं तो स्पेस लाओगे ना। तो इस जी बात को आप ध्यान रखो, तो उसे आप फॉलो करो, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लो, जो होना होगा वो तो सब होगा ही, ठीक है। सब जी कुछ छोड़ दो, प्रभु की माया, सब ऊपर वाला देखेगा, ठीक है। जी सर। हाँ, जी टेंशन जी। नहीं लो। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निम्नांकित में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी कौन था? ये तो मैं आपको बता चुका था शायद, बस क्वेश्चन में ऑप्शन बदल दिए थे मैंने। तो मोहम्मद बिन कासिम इज द राइट आंसर। ए फिर कोई दे रहा है बेटा, तैमूर लंग जो अटैक करता है दैट वाज इन द टाइम ऑफ 1398, 1398 में किया था इसने, ठीक है। और इसने जो अटैक किया था वो 712 में किया था। सुबुद्दीन जो है ये महमूद गजनबी का पिता है, महमूद गजनबी का पिता है, ठीक है। और ये संबंध रखता है यामिनी वंश से। कौन से वंश से? यामिनी वंश से संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का संबंध किस वंश से था? जल्दी से बताओ, मोहम्मद गोरी का संबंध किस वंश से था? जल्दी से बोलो।
जल्दी से बताइए। मोहम्मद गोरी का जो संबंध था वो शंख बनी वंश से था। किससे था? शंख बनी वंश से। यामिनी से अभी अभी बताया हमने, महमूद गजनवी था। गजनवी था, बोलो। तुगलक वंश से आप सभी लोग जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक हुए, गयासुद्दीन तुगलक हुए, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक हुए। खिलजी वंश में कितने हुए? 3 हुए। कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी हुए, और कौन हुआ मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ। जलालुद्दीन खिलजी हुए, और कौन हुआ? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, पहले वाले पेज की स्क्रीन लेनी है, लो भैया ले लो। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो खिलजी वंश में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, ये एक पागल और सनकी राजा था। कैसा व्यक्ति था? पागल और सनकी था। क्यों था? क्योंकि रीजन सबसे बड़ा, ये कई बार दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाता था, इसलिए इसे पागल और सनकी कहा गया है। और कई पुस्तकें लिखती हैं कि ये कई बार नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाता था। तो इस तरीके के राजा तो पागल ही होते हैं, जिस कारण इसकी हत्या इसके ही सेनापति, किसके बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सेनापति वजीर खुसरो शाह ने कर दी थी। क्या नाम था? वजीर खुसरो शाह ने कर दी थी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलो जल्दी से भाई, याद रहेगा नाम। देखिए हम आपको बताते हैं, आपको चिंता इसलिए और हो रही है, इतिहास में इतने नाम हैं और कई नाम तो एक एक जैसे हैं, तो इसलिए आप बहुत चिंतित हैं। और सिलेबस हर एक चीज का है, तो आप ये ध्यान रखिए, परेशान नहीं हुई, रिवीजन इज मैंडेटरी और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, और कुछ भी नहीं। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो टेंशन मत लीजिए, भगवान का नाम लीजिएगा, राम राम कहिएगा और जय माता दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो कोई लिख रहा है बिंदुसार और बिंबिसार, मतलब हाँ, बिंदुसार और बिंबिसार नेम सिमिलर जैसे लगते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बात है। अब बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश में था, बिंदुसार जो है वो मौर्यन वंश में था, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, या ये सभी सही? देखो, इब्न बतूता पहन के जूता उड़ गई चिड़िया फुर, ये कहां से आया था? साउथ अफ्रीका से आया था। और अफ्रीका में भी एक देश है मोरक्को, मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से। किसके दरबार में आया था? एमबीटी के दरबार में। कब आया था? 1333 ईस्वी। और जैसे ही ये भारत आया, वैसे ही एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया था। दिल्ली का काजी बना दिया था। क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी। इस बात को ध्यान रखिए। और काजी का मतलब होता है जज। काजी का मतलब क्या होता है? जज। किसने बना दिया था? एमबीटी ने। किसे बना दिया था? इब्न बतूता को। और आने वाले 1342 में इब्न बतूता को एमबीटी ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था। बात समझ में आई कि नहीं? मैं रिकॉल कर देता हूँ, इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मोरक्को से भारत आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में आया था। जब ये दिल्ली पहुंचा, तब एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब उस टाइम पर जज होता था। ठीक, और कुछ समय बाद 1342 में एमबीटी ने इसे अपना राजदूत या एम्बेसडर बना करके चाइना सेंड कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न एक और कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है लग रहा है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियम, बाजार के जो नियम थे, इसमें एक चीज मैंने अटैच कर दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, उसने एक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, एक पुस्तक जान लीजिए, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। क्या नाम था?
रहला नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? रहला नामक पुस्तक, जो उस टाइम के कंटेम्परेरी इस्लामिक वर्ल्ड को बताती है। अब कहते हैं कि किसके शासनकाल में बाजार नियंत्रण या बाजार के नियम और मूल्य नियंत्रण प्रणाली आई थी? तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे इसे लाया गया था। किसके समय में लाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसे लाया गया था। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आप सभी प्यारे दोस्त जितने भी हैं, जो भी बच्चा इस टेलीग्राम से ना जुड़ा हो वो जुड़ जाएगा इस टेलीग्राम से, ठीक है। और साथ ही साथ में अपना कोई डाउट होगा तो सेंड कर देगा, ठीक। आज की सेवाएं यहीं तक रहेंगी आप सभी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।